गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सहपरिवार घर पे कुशल मंगल होंगे। तो बेटा आज 11th बायोलॉजी जो है उसमें आज का अपना जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बेटा, आपने सेल यानी कोशिका पढ़ी थी। कोशिका जो है ये अपने शरीर की या जीव जो हैं उनके शरीर की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जो है ये जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है। और इस कोशिका जो है इसका एक महत्वपूर्ण कोशिकांग आज हम पढ़ेंगे। और वो महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया है। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, वो किस तरह, किसकी संरचना क्या होती है, कहाँ स्थित होता है, संख्या कितनी होती है, इसका आकार कैसा होता है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं, ये इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्दों से बना है। एक तो है माइटोस और एक है कॉन्ड्रियोन। माइटोस और कॉन्ड्रियोन ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना है। एक तो कौन सा है बेटा? माइटोस, और दूसरा शब्द कौन सा है बेटा? कॉन्ड्रियोन। माइटोस शब्द जो है इसका अर्थ होता है सूत्र या धागा, सूत्र या धागा होता है। और कॉन्ड्रियोन जो है इसका मतलब होता है कणिका। कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या है बेटा? कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या हो गया? सूत्र कणिका। उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बेटा? सूत्र कणिका। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना है, माइटोस और कॉन्ड्रियोन। माइटोस का मतलब सूत्र या धागा और कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है? कणिका। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बेटा? सूत्र कणिका हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक? तो यहां तक हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बात करते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सबसे पहले किसने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिकर नामक वैज्ञानिक। कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले कीट जो हैं उनकी पेशी कोशिकाओं में, कीट जो हैं उनकी पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। कोशिका में सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट जो होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, कीट जैसे मक्खी है, मच्छर है, तो कीट जो हैं उनकी पेशी कोशिकाओं में सबसे पहले उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किन्होंने देखा था बेटा? कोलिकर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने देखा था। ठीक है बेटा, उसके बाद अल्टमान नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो बायोप्लास्ट नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे बेटा? अल्टमान नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था बेटा? बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक है बेटा। उसके बाद फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया था। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया बेटा? फाइला नाम दिया। अब देखिए बेटा, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोशिका में किसने देखा? कोलिकर ने देखा था। किसमें देखा? कीटों की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें देखा था। अल्टमान ने जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था बेटा? बायोप्लास्ट। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया बेटा? फाइला जो है वो नाम दिया। उसके बाद सी बेंडा नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे बेटा? सी बेंडा। कई जगह बेंदा भी लिखा आता है, एक ही बात है वो। तो सी बेंडा नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमान ने। और कीटों की कोशिकाओं में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था बेटा? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ठीक है बेटा, यहां तक। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी हम संरचना पढ़ेंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी संरचना कैसे होती है। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी संरचना। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी संरचना कैसी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दो झिल्लियां पाई जाती हैं। एक तो बाह्य झिल्ली हो गई ये, और दूसरी कौन सी हो गई? आंतरिक झिल्ली। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दो झिल्लियां पाई जाती हैं। बाह्य झिल्ली को क्या कहेंगे? बाह्य झिल्ली है जो बाहर है सबसे, और अंदर की ओर जो झिल्ली है उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच, यानी बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच एक अवकाश होता है। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में क्या है बेटा? एक अवकाश है। इसे कहा जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहा जाता है, जिसे PMS कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, PMS। ये क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य और आंतरिक झिल्ली के मध्य अवकाश है। देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली, और ये कौन सी है? आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच जो अवकाश है वो क्या कहलाएगा बेटा? PMS कहलाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहलाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका आकार, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका आकार जो है ये छड़नुमा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है बेटा? छड़नुमा होता है, एक छड़ के समान होता है।
एक धागे या छड़ जो है उसके समान इसकी संरचना होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। 50 नहीं बेटा, 5,000 तक। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 50 से लेकर 5,000 तक हो सकती है। आकार कैसा है बेटा? छड़नुमा है। संख्या एक कोशिका में कितनी होती है बेटा? 50 से लेकर कितनी होती है? 5,000 तक होती है। लेकिन एक कोशिका है माइक्रोस्टीरियाज, ये कोशिका है जिसमें मात्र एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन सी कोशिका? माइक्रोस्टीरियाज कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समानतया एक कोशिका में 50 से लेकर 5,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, और उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है कि वो कोशिका कितना कार्य करती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पादित करता है, तो वे कोशिकाएं जो अधिक कार्य करती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। ठीक है बेटा। तो इनकी संख्या 50 से लेकर 5,000 तक होती है। माइक्रोस्टीरियाज नामक जो कोशिका है उसमें मात्र एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए इसकी संरचना में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। दोनों झिल्लियों के बीच क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या अवकाश जो है ये उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये वाली लाल जो रेड कलर में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है ये वलन युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली कैसी है बेटा? वलन या वलय युक्त होती है। और इस वलय युक्त झिल्ली जो है इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्रिस्टी। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली वलन युक्त होती है, उसमें वलन होते हैं, और ये जो वलन है इन वलनों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ये याद रखना है बेटा, क्रिस्टी। ठीक है बेटा। उसके बाद क्रिस्टी जो होती है इस पर 85 एंगस्ट्रोम व्यास के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी जो है इस पर 85 एंगस्ट्रोम व्यास के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और इन कणों को F1 कण या इन्हें प्रारंभिक कण कहा जाता है। भाई क्रिस्टी क्या है? आंतरिक झिल्ली में जो वलन पाए जाते हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। क्रिस्टी पर ये देखिए, ये सूक्ष्म आकार के जो कण हैं जिनका व्यास कितना होता है? 85 एंगस्ट्रोम। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है बेटा? F1 कण कहा जाता है। और F1 कण का दूसरा नाम क्या है बेटा? इन्हें प्रारंभिक कण भी कहा जाता है। क्या कहलाते हैं ये? प्रारंभिक कण। और प्रारंभिक कण जो हैं इनका आकार रैकेट के समान होता है। किसके समान होता है बेटा? रैकेट जो होता है उसके समान होता है। रैकेट जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है, टेनिस का जो रैकेट होता है उसके समान जैसे रैकेट होता है, रैकेट जो है उसके समान इसकी संरचना होती है। F1 कण जो है इसकी संरचना कैसी है बेटा? रैकेट जो होता है उसके समान इसकी संरचना होती है।
तो F1 कण कहां पाए जाते हैं? क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। कितना व्यास है? 75 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं ये। आकार कैसा है इनका? रैकेट के समान होता है। क्रिस्टी किसे कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो वलन युक्त होती है, ये जो वलन है दिखाई दे रहे, यही वलन क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं जिनका आकार रैकेट के समान होता है। और ये जो F1 कण होते हैं इनमें ATP सिंथेटेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम मिलता है बेटा? ATP सिंथेटेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी ये एंजाइम जो है ये ATP का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? ATP का निर्माण करता। देखिए ATP सिंथेटेज जो किसका निर्माण करेगा? ATP का निर्माण करेगा। और ATP जो है इसका पूरा नाम आपने पढ़ा होगा, याद है बेटा? तो ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये ATP जो है इसका पूरा नाम है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये ATP का पूरा नाम है। ATP का निर्माण कौन करेगा? ATP सिंथेटेज। कहां मिलता है? F1 कण में। F1 कण कहां मिलता है? क्रिस्टी पर। क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो वलन युक्त होती है वही क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। ठीक है बेटा यहां तक। अब आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये दोहरी झिल्ली जो होती है इस झिल्ली के अंदर जो पदार्थ भरा रहता है, देखिए बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली है। इस झिल्ली के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ पदार्थ। ये आंतरिक झिल्ली है, इसके अंदर ये जो ग्रीन पदार्थ भरा हुआ है ये क्या कहलाएगा बेटा? मैट्रिक्स कहलाता है। अधात्री बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स या अधात्री एक ही नाम है। तो मैट्रिक्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा बेटा? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है बेटा। मैट्रिक्स जो होता है इसमें जो है क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो इसमें DNA उपस्थित होता है, वृत्ताकार DNA जो है ये इसमें पाया जाता है। उसके अलावा इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम जो हैं ये इसमें पाए जाते हैं। मैट्रिक्स जो है आंतरिक झिल्ली के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसमें क्या है? एक वृत्ताकार DNA है। ठीक है। 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें उपस्थित हैं। ठीक है। और साथ ही मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो हैं ये पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। वृत्ताकार DNA है, 70S प्रकार के राइबोसोम जो हैं ये इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें स्वयं का DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का DNA होता है। देखिए बेटा, कोशिका जो है उसमें दो कोशिकांग ऐसे हैं, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं कोशिकांग जिनको बोलते हैं,
ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। अगर आपको पता है तो बताइए भाई, ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, आपने अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा हरित लवक, हरित लवक में भी स्वयं का डीएनए होता है, जो प्लांट सेल यानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना द्विगुणन स्वयं कर लेता है। अपना द्विगुणन का मतलब अपनी संख्या जो है उसमें जब वृद्धि करता है, या अपनी प्रतिलिपि जो है, अपनी फोटोकॉपी या पुत्री माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण स्वयं कर लेता है। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अर्ध स्वायत्त शासी अंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना द्विगुणन या अपनी प्रतिलिपि या अपनी फोटोकॉपी स्वयं बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि उसके पास क्या उपस्थित है? डीएनए उपस्थित होता है। और डीएनए में ये गुण होता है कि वो अपना द्विगुणन करने में सक्षम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का अर्ध स्वायत्त शासी अंग होता है। ठीक है बेटा, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। क्या बताया था भाई माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में? कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण है, जिसे बाह्य झिल्ली व आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच एक अवकाश होता है जिसे पीएमएस यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहा जाता है। ठीक है। आंतरिक झिल्ली वलन युक्त होती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर 85 एंगस्ट्रोम व्यास के सूक्ष्म कण हैं जिन्हें F1 कण कहा जाता है, जिनकी आकृति रैकेट के समान होती है, जिसमें एटीपी सिंथेटेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद आंतरिक झिल्ली के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्या है? वर्ताकार डीएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम और विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, यह है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका रासायनिक संगठन, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में इसका रासायनिक संगठन क्या है, किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो अगला टॉपिक है अपना माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन कैसा है इनका? माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। तो देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो कितनी होती है? 65 से लेकर 75% इसमें क्या मिलती है बेटा? प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलती है बेटा? प्रोटीन मिलती है। कितनी? 65 से 75%। ठीक है बेटा। उसके बाद वसा। माइटोकॉन्ड्रिया में 25% वसा पाई जाती है। 25% क्या मिलती है बेटा? वसा इसमें जो है ये उपस्थित होती है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें आरएनए भी पाया जाता है और ये होता है 0.5%। 0.5% इसमें क्या मिलता है? आरएनए पाया जाता है। उसके अलावा डीएनए भी इसमें उपस्थित है और ये होता है अति सूक्ष्म मात्रा में। अति सूक्ष्म मात्रा में इसमें डीएनए पाया जाता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक
संगठन। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कितनी, 65 से 75%, वसा 25%, आरएनए 0.5% और डीएनए जो है इसमें पाया जाता है अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। ठीक बेटा, अब अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका पहला कार्य है ऊर्जा उत्पादन में। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला कार्य क्या है बेटा, ऊर्जा उत्पादन में पहला है और सबसे प्रमुख कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना। देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें भोजन जो है उसका O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। O2 की उपस्थिति में क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का श्वसन अंग होता है। कौन सा अंग है बेटा, श्वसन अंग। ये जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जब आपको पढ़ाई थी उस समय भी ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, यानी O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण करता है और इस ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में संचित कर लेता है। किस रूप में संचित करता है, एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऊर्जा। और उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में संचित करता है, एटीपी के रूप में संचित करता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करता है। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है। यह कोशिका का क्या कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है, शक्ति ग्रह कहलाता है। ठीक है, शक्ति ग्रह कहलाता है। उसके अलावा बिजली घर, कोशिका का बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। बिजली घर बोल सकते हो, पावर हाउस ही बोलते हैं बिजली घर को, या शक्ति ग्रह कह सकते हैं, एक ही बात है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। भाई जैसे रसोई में भोजन बनता है यानी ऊर्जा उत्पादित होती है, उसी तरह कोशिका में ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए उसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, रसोई घर या बिजली घर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को किस रूप में एकत्रित करता है, एटीपी के रूप में। और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी जो है ये एडीपी में टूट जाता है। एटीपी किस में टूट जाता है बेटा, एडीपी में। जैसे आपने एटीपी का पूरा नाम क्या था भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये आपको याद रखना है, लिखवाऊंगा नहीं बेटा, आपको याद रखना। यहां पर टी है तो ट्राइफॉस्फेट,
यहां डी है तो डाइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, यानी एक फॉस्फेट की कमी आती है। और एक फॉस्फेट की जब कमी आती है तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जब एक एटीपी एडीपी में टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बेटा? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसकी सहायता से कोशिका विभिन्न कार्य करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको एटीपी के रूप में संचित करता है, और जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है तो एटीपी किस में टूट जाएगा? एडीपी में, और ऊर्जा मुक्त होगी, और उस ऊर्जा की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न कार्य संपन्न करता है, या कोशिका विभिन्न कार्य संपन्न करती है। और इसी कारण शक्ति ग्रह, रसोई ग्रह या बिजली घर के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बनती है और ऊर्जा का संचय किया जाता है। ये पहला कार्य हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, ऊर्जा का उत्पादन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा को ये एटीपी के रूप में संचित करता है। ये हो गया बेटा इसका पहला कार्य। अब दूसरे कार्य की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका दूसरा कार्य कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका दूसरा कार्य है नंबर 2 पर, कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या होता है बेटा? क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। आपको बस यहां पर इतना ही याद रखना कि क्रेब्स चक्र कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे जब आपको श्वसन पढ़ाया जाएगा तो उस समय क्रेब्स चक्र के बारे में बताया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न कार्बनिक अम्ल जो हैं उनका निर्माण होता है। जब क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है तो उस क्रेब्स चक्र के दौरान विभिन्न कार्बनिक अम्ल जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। ठीक है बेटा, ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, होता है स्वयं का डीएनए, और इसी कारण ये अपना द्विगुणन करने में सक्षम होता है। अपना द्विगुणन करने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो ये 3 कार्य हो गए। पहला सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा का उत्पादन करना, दूसरा क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल बनते हैं, और तीसरा इसका कार्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए ये अपना स्वयं द्विगुणन करने में सक्षम होता है। तो बेटा ये अपना कोशिकांग था, जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज के बारे में हमने पढ़ा, इसकी संरचना के बारे में पढ़ा, इसकी जो संख्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा, इसकी संख्या कितनी होती है कोशिका में, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका रासायनिक संगठन कैसा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।